हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं माइक्रोब्स हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं, किस तरह वो हमारी भलाई करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दही से लेकर दवाओं तक इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे यह फायदा होगा कि सूक्ष्म जीव और मानव कल्याण, ये दो छोटे छोटे जीव हमारे जीवन में किस प्रकार विभिन्न पहलुओं में योगदान देते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचेता हो। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक। आज हमारा टॉपिक चल रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, जो ये माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सारे आते हैं, जो कि हमारी लाइफ में कुछ तो हार्मफुल होते हैं और कुछ हमें इतने यूजफुल होते हैं कि हम उनके बिना अपनी टेक्नोलॉजी में अपनी जो नई नई टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं बिना माइक्रोब्स के। तो माइक्रोब्स हमारी लाइफ में किस तरह यूजफुल होते जा रहे हैं, वो देखेंगे हम इस टॉपिक में। ठीक है, ये टॉपिक में हम कुछ डिफरेंट पॉइंट्स को, फैक्ट को देखने वाले हैं। जैसे आपका माइक्रोब्स, ठीक है, तो माइक्रोब्स किस किस फील्ड में हम देखेंगे। तो हम देखेंगे हाउस होल्ड लेवल पर, इंडस्ट्री लेवल पर देखेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट पर देखेंगे, और बायोगैस, ठीक है, और आपका बायो कंट्रोल एजेंट, और आपका बायो फर्टिलाइजर्स। ये कुछ ब्रांचेस है जिनके बेस पर हम माइक्रोब्स को डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट के अकॉर्डिंग हम स्टडी करने वाले। तो सबसे पहला आता है हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड क्या, जो नॉर्मली हम अपने घरों में यूज करते हैं, ये खाने से लेके सारी चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल कर्ड, ठीक है, तो कर्ड हमारा किससे फॉर्मेट होता है, मिल्क से। ठीक है, तो उसमें हमारा कौन सा बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और आपका डोसा, इडली, ठीक है, डोसा इडली, तो ये क्या होते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, बैक्टीरिया के ही पार्ट है। ब्रेड, अब ब्रेड क्या होता है, देखा ब्रेड कैसी होती है, अपनी फ्लफी होती है। ठीक है, तो ब्रेड किससे होती है आपका, ये होती है ब्रेकर्स ईस्ट से। ठीक है, स्कैरोमाइसिटीज सेरिवाइसिस, ये क्या है, फंजाई है, इसे ब्रेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और जो अभी घरों में क्या बनता है, हम भटूरे, छोले भटूरे, तो भटूरा भी क्या है, उसमें फ्रेगमेंट होता है। यानी कि घर का जो हम खाते हैं वो तो पतला सा रहता है, वो बाहर खाते हैं तो वो मोटा रहता है। वो क्यों मोटा रहता है, क्योंकि जो भटूरे वाली जो शॉप्स होती है, वो क्या करती है, ओवरनाइट में ही वो आटे को क्या लगा के रख देते हैं। उसमें क्या होता है, फ्रेगमेंट होता है, यानी कि उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो CO2 फॉर्म करता है। तो उसमें क्या होते हैं, होल्स जो होते हैं वो ज्यादा बड़े बड़े, और हमारी जो ब्रेड है वो ज्यादा क्या हो जाती है, फ्लफी हो जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका सोयाबीन, बम्बूस एंड फिश, इसको भी फ्रेगमेंट करके, बट ये आउट ऑफ कंट्री, जैसे कि चाइना है, जापान है, वहां पर हम सोया सॉस खाते हैं ना, तो वो क्या है, सोयाबीन को फ्रेगमेंट करते हैं। ठीक है, तो अदर्स जो कंट्री है वो क्या करती है, सोयाबीन, बम्बूस एंड फिशेज। हमारे यहाँ क्या होता है कि प्रिंकल्स हम यूज करते हैं। प्रिंकल्स भी क्या है, एक फ्रेगमेंटेड फॉर्म है, तो हम उसे यूज करते हैं। बट फॉरेन कंट्री जैसे जापान है, चाइना, उसमें क्या है, आपका फ्रेगमेंट बम्बूस एंड फिश, वो प्रिंकल्स के फॉर्म में वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बड़े लेवल पर आपके फॉरेन कंट्रीज सोयाबीन, बम्बूस, फिश, इनको फ्रेगमेंट लेवल पर कमर्शियल यूज करती है। फिर तोड़ी, तोड़ी क्या होता है, ये साउथ इंडिया में एक पेड़ होता है, जिसको क्या करते हैं, फ्रेगमेंट करके अल्कोहल टाइप का सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, फिर है आपका चीज। ठीक है, चीज देखा होगा आप लोगों ने, चीज आपका स्विस चीज की बात यहाँ पर हो रही है, कि जो स्विस चीज है वो किससे, आपका आपका ये प्रोपाइनी बैक्टीरिया सार्मानी, ये वाला आपका बैक्टीरिया उसमें ग्रो करता है, फ्रेगमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हाउस होल्ड पर हमने देखा कि माइक्रोब्स किस तरह हमें क्या करते हैं, यूजफुल होते हैं। क्योंकि हमने इडली खाया, ये सब क्या है, दाल चावल का मैटर होता है, मगर उसे क्या किया जाता है, फ्रेगमेंट किया जाता है। इनो वगैरह डालते हैं, तो इनो क्या है, इनो डालते ही वो सब्सटेंस में क्या होता है, CO2 रिलीज होने लगती है, और जो भी चीज हम बना रहे हैं खाने का, वो क्या हो जाए, फ्लफी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा। अब आया आपका इंडस्ट्री। जिस तरह हमारे फूड लेवल पर, हाउस होल्ड लेवल पर, हम हाउस होल्ड लेवल पर क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई को यूज करते हैं, वैसे इंडस्ट्री लेवल पर भी हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई को। तो इसमें क्या होता है, अल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले इंडस्ट्री लेवल पर हम क्या देखेंगे, अल्कोहल। अल्कोहल भी आपकी दो तरह से प्रिपेयर की जाती है। पहला तो आपका डिस्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, डिस्टिलाइजेशन तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, और एक होता है विदाउट डिस्टिलाइज। ठीक है, तो डिस्टिलाइजेशन में क्या होता है कि वहां पर अल्कोहल का जो
इफेक्ट होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। और विदाउट स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, उसमें जो इन्फेक्शन रेट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा जो इफेक्टिव कंडीशन होती है वो क्या होती है, विथ डिस्टिलाइन वाली जो अल्कोहल्स होती है वो ज्यादा क्या करती है, वो ज्यादा देर तक मतलब अल्कोहल के पावर में रहते हैं। ठीक है, तो आपका विदाउट डिस्टिलाइजेशन जो आपके अल्कोहल्स प्रिपेयर की जाती है उनमें मोस्टली दो आती है, वाइन और बियर। तो इसमें क्या होता है, अल्कोहल मोर लेस आपकी परसेंटेज में होता है। ठीक है, अब आपका जो विथ डिस्टिलाइजेशन है तो इसमें क्या होता है, रम है, विस्की है, वोडका है, ये सब आता है। इसमें क्या होता है, हाई परसेंटेज यानी कि मोर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोर देन अल्कोहल परसेंटेज होता है। ठीक है, ये हमारा किसमें आ गया, इसमें। अब इसके बाद इसी पे हम अल्कोहल लेवल पर ही हम देखते हैं, इंडस्ट्री लेवल पर ही देखते हैं क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइफेनिन एंड टेट्रासाइक्लिन, इस तरह के आपके क्या, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया इस तरह यहाँ पर क्या होते हैं, यूज में आते हैं। ठीक है, फिर अब हमारा आता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये हमारे इंडस्ट्री में ही आ रहा है, एक अल्कोहल आया जिसे हमने कैसे डिस्टराइजेशन और विदाउट डिस्टराइजेशन दिया। ठीक है, अब आपका एंटीबायोटिक, तो आपको पता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन है। ठीक है, इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्चुअली ये क्या उनका सडनली एक्सपेरिमेंट सडनली डिस्कवर हो गया था, बल्कि वो काम तो किसी और पर कर रहे थे। वो काम किस पर कर रहे थे, स्ट्रेप्टोफाइकोकाई, इस पर आपका ये बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस इस बैक्टीरिया के जब वो कर रहे तो उसी प्लांट पे क्या देखा कि एक पॉट था खाली, या स्ट्रेप्टोकोकस में दोनों में भरा हुआ है, एक में क्या हुआ, एक फंगस ग्रो करने लगा। जब उन्होंने उस फंगस को स्टडी किया तो वो फंगस क्या था, वो फंगस था आपका पेनिसिलियम नोटोटम। ठीक है, ये था। तो उन्होंने फिर इसको देखा कि इस फंगस की वजह से स्ट्रेप्टोकोकाई जो वो रिसर्च कर रहे थे तो उसकी क्या ग्रोथ वहीं की वहीं रुक गई थी। तो इस तरह आपका सडनली डिस्कवर हो गया क्या, आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है, किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, और इसके साथ अब इसको और ज्यादा प्रमोट, इन्होंने तो सिर्फ डिस्कवर कर दिया कि वो जो खाली पॉट है उसमें एक फंजाई ग्रो कर रही है और उसको पेनिसिलिन काम दे दिया। अब पेनिसिलियम नोटेटम, ये तक का डिस्कवरी किसने किया, ये किया दो अदर साइंटिस्ट थे आपके, फ्लोरी एंड चेन। इन्होंने भी क्या किया, पेनिसिलिन को पूरा बता दिया कि पेनिसिलिन में कौन सी फंजाई ग्रो कर रही थी, ये कौन सी कैटेगरी में कर रही थी। तो पेनिसिलिन नोटेटम, क्योंकि फ्लेमिंग ने केवल ये बताया था कि खाली पॉट में कुछ फंगस जैसा सब्सटेंस ग्रो हुआ था जिसकी वजह से स्ट्रेप्टोकोकस जिस पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसकी ग्रोथ वहीं की वहीं क्या हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी। तो इन्होंने पेनिसिलिन की मतलब फंजाई की कौन सी स्पीसीज पेनिसिलिन को ग्रो कर रही ये डिस्कवर नहीं किया था, ये किसने काम किया था, फ्लोरी और आपका चेन ने। ठीक है, फिर जब ये पेनिसिलिन का सबसे ज्यादा यूज कहाँ हुआ, आपका सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तब, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तब इस पेनिसिलिन का बहुत, क्योंकि जो इंजरी हुई थी सोल्जर वगैरह को तो क्या हुआ था कि उसमें ये एंटीबायोटिक ने बहुत हेल्प किया था। तो इसके बाद वर्ल्ड वॉर के बाद इन तीनों साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज दिया गया, किसके लिए, फर्स्ट एंटीबायोटिक आपका पेनिसिलिन की डिस्कवर के लिए तीनों को दिया गया। याद रखिएगा पेनिसिलिन फ्लेमिंग ने सबसे पहले देखा था क्योंकि वो किसी और पे वर्क कर रहे थे अपने लेबोरेटरी में, तो ये थोड़ा ये कह सकते हैं कि लेजी टाइप के थे, क्योंकि इन्होंने जो स्टेफाइलोकोकाई के जो पॉट थे वो सारे थे, एक इन्होंने क्या किया था, अनक्लीन्ड ही पॉट काफी दिनों से पड़ा था, देखा तो उसमें एक फंजाई ग्रो करने लगा था जिसके इफेक्ट से जो स्टेफोकोकाई है वो ग्रो नहीं कर पा रही थी। फिर देखा तो वो पेनिसिलिन था। ठीक है, अब पेनिसिलिन में कौन सी स्पीसीज पेनिसिलिन को फॉर्मेट कर रही है या ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पेनिसिलिन नोटेटम। ये किसने बताया, ये बताया बाद में चेन एंड फॉरेन ने, बट इनको नोबेल प्राइज तीनों को एक साथ दिया गया है पेनिसिलिन के लिए, ये आपको याद रखना। ठीक है, और इसका पेनिसिलिन का बेस्ट यूज कब हुआ था, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आपके जितने भी ज्यादा जो सैनिक वगैरह घायल हुए थे तो उनकी एंटीबायोटिक काफी सारा इंजरी एंटीबायोटिक इससे क्या हुआ था, रिलीफ मिला था। ठीक है, अब आपका आता है कि अब आपका ये हो गया, आपका क्या अल्कोहल हो गया, एंटीबायोटिक। अब ऑर्गेनिक एसिड्स, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी आपकी बुक में दिया है, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है, आपका लैक्टिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। ठीक है, अब जो एसिटिक एसिड है वो आपका क्या है,
बैक्टीरिया से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ये बैक्टीरिया है, ठीक है, एजेटोबैक्टर एसआईटी, मतलब ये इसकी स्पीसीज है। लैक्टिक एसिड भी आपका बैक्टीरिया है, जिसको हम लैक्टोबैसिलस से फाउंड ऑब्टेन करते हैं। ब्यूटारिक एसिड, ये आपका क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाडाइंस, ठीक है, इससे हम इसे ऑब्टेन करते हैं। सिट्रिक एसिड क्या है, ये तीनों आपके एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड, ये क्या है, बैक्टीरियल है। आपको याद रखना है ये बैक्टीरिया है, ठीक है। बट जो आपका सिट्रिक एसिड है ये फंजाई है, ठीक है। कौन सी, एस्परजिलस नागर, ठीक है। एस्परजिलस नागर ये आपका फंजाई है, जिससे हम सिट्रिक एसिड को ऑब्टेन करते हैं। सिट्रिक एसिड का मोस्टली जो वर्क होता है वो कमर्शियल लेवल पर हम विनेगर बनाने में करते हैं। किस में करते हैं, विनेगर। तो यहाँ पर हमने क्या कवर किया, माइक्रोब्स में हमें क्या था, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस और बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर हाउस होल्ड में हमने क्या देखा, कर्ड देखा, जो कर्ड जो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, इसे लैक भी बोलते हैं। और डोसा और इडली के लिए भी बैक्टीरिया यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। अब ब्रेड, इसमें भी आपका क्या है, आपका ब्रेकर्स ईस्ट जो है परफॉर्म करती है, जिसको स्कैरोमाइसिटीज सेरिवाइसिस, ठीक है, ये फंजाई है और इसे ब्रेकर्स फंजाई भी बोलते हैं। सोयाबीन, बम्बूस, फिश, ये क्या है आपके, ये फॉरेन कंट्री के क्या फ्रेगमेंटेड फूड सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रिंकल्स वगैरह यूज होता है, वहां पर बम्बूस एंड फिश को वो प्रिंकल्स की फॉर्म में यूज करते हैं। तोड़ी, ये आपका साउथ अफ्रीका में ही है, ठीक, साउथ इंडिया में, ठीक है। और चीज, आपका स्विस चीज, जिसकी यार ये वैरायटी, ठीक है। अब हमने अल्कोहल देखा विदाउट डिस्टिलाइजेशन, जिसमें वाइन एंड बियर आता है, और आपका विथ डिस्टिलाइजेशन, तो उसमें आपका रम, विस्की और बेटुका, ठीक है, बर्डुका, ये वोडका, ये सब आता है। फिर आपका क्या, एंटीबायोटिक, जो हमारी फर्स्ट क्या है, पेंसिलिन है। कौन कौन से साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज दिया है, तो आपके फ्लेमिंग को, फ्यूले एंड चेन, ठीक है, 3 साइंटिस्टों को किसके लिए, एंटीबायोटिक डिस्कवरी के लिए दिया गया। अब आपका ऑर्गेनिक एसिड, तो आपका क्या, लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है, ये सारे के सारे बैक्टीरिया से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। बट इसमें जो सिट्रिक एसिड है वो फंजाई से होता है। किससे होता है, एस्परजिलस नागर, ठीक है। और इसका मोस्टली कमर्शियल जो यूज है वो हम विनेगर करने में करते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम इसके, अभी हमारा नेक्स्ट आता है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या है आपके, साइक्लोसोप्रिन ए, ठीक है। इसमें सोर्स मैन नहीं है, ठीक है, ये क्या है, मैन की रिसोर्स से नहीं आया है, ये आपका क्या है, डिफरेंट वे से सोर्सेज है, ठीक है। इसमें क्या, फंगल सोर्सेज है, ठीक है। अब इस ये क्या कहाँ पर काम करता है, बायो एक्टिव, यानी कि खुद से मॉलिक्यूल जो हमारी जो बॉडी में, जैसे कि हमें कोई सर्जरी वगैरह होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह होता है, ठीक, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो किडनी हुआ, ये हुआ, तो क्या हुआ कि मतलब ये जो साइक्लोस्प्रिन है ना, ये हमारे इम्यूनो सस्पेंस को क्या करती है, सप्रेस करने का काम करती है। यानी कि जैसे कि हमें कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया, तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ऑर्गन हमारा नहीं है, तो ये बात जो हमारी बॉडी है उसको ना पता चले, इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरह की दवाइयों का हम रेगुलर क्या करते हैं, उनको हमें अपने रूटीन में लेना पड़ता है, जिससे कि वो सप्रेस रहे और इम्यूनो सिस्टम जो है वो सप्रेस रहे, और बॉडी को ये पता न चले कि ये ऑर्गन जो है वो क्या किया गया है, हमें ट्रांसप्लांट किया गया है, ठीक है। तो इस वजह, इसका सोर्स क्या होता है, फंगल होता है, जिसका क्या होता है नाम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोफाइलम पॉलीस्पोरम। इस फंगस से हम साइक्लोस्पोर ए जो होता है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये ऐसे सोर्स है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो कि मतलब मैन मेड नहीं है, ठीक है। ये क्या है कि फंगस बैक्टीरिया से ही बनाए गए हैं, बट ह्यूमंस के लिए ये क्या है, यूजफुल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बैक्टीरिया सबसे पहले क्या आया, साइक्लोस्पोरिन, आपके एनसीईआरटी बोलते हैं, आपको याद रखना है। साइक्लोस्पोरिन क्या करता है, हमारे इम्यूनो सप्रेस का काम करता है, हमारी बॉडी में इम्यूनो सप्रेस का काम करता है, कि जैसे कि कोई पार्ट को क्या किया है, ट्रांसफर किया जाता है, तो फिर वो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी बॉडी को ये ना पता चले कि ये ऑर्गन जो है वो हमें क्या हुआ है कि डिफर लगाया गया, ठीक है। फिर आता है स्टैटिन, अब इसी में दूसरा है स्टैटिन। ये क्या करता है, हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, को कम करने का लोवरिंग एजेंट है, ठीक है। उसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो इंक्रीज होता है उसको सप्रेस करता है, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, मोनासिस परपोसी ईस्ट, ये क्या है, एक ईस्ट है, ठीक है। ये क्या था आपका, फंगल है और ये ईस्ट है।
तो यह सोर्स है इसका मोनोसेक परपोसस, ठीक है, परपोसियस। ये ईस्ट है जो कि क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, लो करने का एजेंट का काम करता है, ठीक है। फिर आपके आते हैं आपकी बुक में एंजाइम्स, ठीक है। ये देखो अभी हमारा कहाँ चल रहा है, इंडस्ट्री में ही चल रहा है। इंडस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था, इंडस्ट्री में हमने अल्कोहल पढ़ा, एंटीबॉडी पढ़ी, और फिर एंटीबॉडी पढ़ी, पेंसिलिन पढ़ा, ठीक है। अल्कोहल पढ़ा हमने, डिस्टिलाइजेशन एंड विदाउट डिस्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर हमने वहां पर ऑर्गेनिक एसिड देखिए, लैक्टिक एसिड है और आपका ब्यूटारिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और आपका सिट्रिक एसिड है, ठीक है। सिट्रिक एसिड ओनली क्या है, फंगल है, मतलब फंगस से हमें ऑब्टेन होता है। बाकी जो भी आपके लैक्टिक एसिड है और आपका एसिटिक एसिड है और ब्यूटारिक एसिड, ये सारे के सारे हमें बैक्टीरिया से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। और फिर हमारा आया था बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल यानी कि हमारे लिए यूजफुल है, बट हमने नहीं ऑब्टेन, मैन मेड नहीं है ये, ठीक है। ये भी हमें फंगल और बैक्टीरिया से ही मिलते हैं। तो दो है, साइक्लोस्पोरिन और आपका क्या है, ट्राइकोड, ये आपका स्टाइडिन, ठीक है। अब आया एंजाइम, तो एंजाइम भी क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेस ये किससे हमें ऑब्टेन होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से, ठीक है। ये क्या करता है कि हमारे ब्लड में क्लॉट बस्टर होता है, ठीक है। हमारे ब्लड को क्लॉट बस्टर का काम करता है, ठीक है। तो क्लॉट बस्टर होता है, उसको क्या होता है, रिमूव करता है ये। और फिर है पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, फ्रूट जूसेस में इनका बहुत हाई लेवल पर यूज होता है, ठीक है। जूसेस को फ्रेश रखने के लिए, उनकी फाइबर्स को और वैल्यूबल करने के लिए हम पेक्टिनेज और प्रोटीनेज का यूज करते हैं। फिर आता है आपका लाइपेज। तो लाइपेज हमारे लिपिड डाइजेस्ट है और इसका मोस्टली यूज हम कहाँ करते हैं, आपका डिटर्जेंट बनाने में करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा इंडस्ट्रियल वाला पूरा हो चुका है। हाउस होल्ड में हमने क्या देखा था, कर्ड देखा था और आपका इडली डोसा, इस तरह के हमने ब्रेकर्स ईस्ट देखे थे जो कि आपके क्या करते हैं, ब्रेड फॉर्मेशन फ्रेगमेंट में काम करते हैं, ठीक है। और फिर वहां पर हमने क्या देखा था, तो ताड़ी देखा था, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा था। और फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे हमारा अल्कोहल आया, एंटीबायोटिक आया और आपके क्या ऑर्गेनिक एसिड्स आए, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स और आपका एंजाइम में ये डिफरेंट, ठीक है। अब हमारा आएगा क्या, अब हम देखेंगे अपना सीवेज ट्रीटमेंट। अब हमारा नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो भी आपका वेस्ट होता है उसको म्यूनिसिपालिटी लेकर जाती है, ठीक है, सीवेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो होता है, यहाँ देखो सबसे पहले क्या है, ये प्राइमरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सारा आपका जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो भी कचरा होता है वो सारा के सारा क्या होता है, मिक्स कंडीशन में होता है। कैसा होता है, मिक्स्ड होता है। इसमें मतलब आपका गलने वाला भी है और विदाउट गलने वाला भी है, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट, अब ये क्या है, फर्स्ट सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, इस तरह ये प्रोसीजर से गुजरता है। और हमारा सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है कि आपका जो इम्प्योरिटीज है वो धीरे धीरे क्या होती है, सेटल होती चली जाती है, ठीक है। क्या होता है, हमारे जो सीवेज होते हैं, सीवेज के जो मेन होते हैं, इनमें क्या होता है, देखो इस तरह के ऐसे क्या लगे रहते हैं, ये ग्राउंड शेप में क्या लगे रहते हैं, आपके कवर लगे रहते हैं, ठीक है। जो कैसे होते हैं, किसी किसी में क्या होता है, छोटा छोटा होता है, ठीक है। ये बड़ा बड़ा है और ये इससे और भी ज्यादा छोटा छोटा है, ठीक है, ऐसे। और ये बहुत महीन रहता है। तो क्या होता है कि छन छन के ये क्या, एक तरह से घर में जो छलनी यूज करते हैं ना वैसे। तो ये बड़े बड़े होल वाली होती है, ये मीडियम होल वाली होती है और ये क्या होती है, सबसे माइन्यूट, ठीक है। इसे 3 तरह के होल्स होते हैं, उसमें सारा डिवाइड होता है। मेन होल के ऊपर राउंड टाइप का, उसी में क्या होता है, सीधे छन छन के वो 3 कैटेगरीज में चला जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ ट्रीटमेंट में देखेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट क्या, प्राइमरी सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, ठीक है। इसमें क्या है, सारा हमारा सीवेज का जो भी आपका वेस्ट है वो सारा आया, ठीक है। अब उसमें कुछ फ्लोटिंग वाले पार्ट होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हैवी होते हैं, जो नीचे बैठ जाते हैं। जो नीचे बैठ जाते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें प्राइमरी स्लग बोलते हैं, ठीक है। उन्हें प्राइमरी स्लग बोलते हैं। और जो फ्लॉट कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो फिल्टरेट हो जाते हैं, ठीक, हल्के होते हैं तो ये ऊपर रहते हैं, तो फिल्टरेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं फिजिकली, क्या होते हैं, सेटलमेंट के प्रोसीजर से, ठीक है। और इसमें जो हैवी है तो वो क्या, फ्लॉट हुए और थोड़े से क्या हुए, सेडिमेंटेशन, यानी कि जो भी ऊपर तैर रहे थे थोड़ा हैवी थे, नीचे जाके बैठ जाते। तो इस प्राइमरी, मतलब कहने का मतलब प्राइमरी सेटलिंग टैंक में क्या होगा, फिल्ट्रेशन भी होता है, यानी कि जो बैठते नहीं है, जो फ्लॉट करते रहते हैं वो क्या होते हैं कि रिमूव भी हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जो क्या होते हैं, थोड़े हैवी होते हैं, नीचे जाके बैठते हैं, सेडिमेंटेशन, यहाँ के इस
प्राइमरी में आपका दो तरीके का सेपरेशन होता है, एक तो फिल्ट्रेशन होता है, जो हल्के होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है, और जो थोड़े क्या होते हैं हैवी होते हैं वो क्या नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंटेशन देते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, इसलिए यहाँ पर प्राइमरी स्लग जो नीचे बैठ गया है, लेयर बना ली, उसे प्राइमरी स्लग बोलते हैं, ठीक है। और जो रिमूव हुआ है उसे क्या बोलते हैं, रिमूव फिजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। और ये क्या है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक है, ठीक है। यहाँ फिल्ट्रेशन और आपका क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन, दो एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है कि जो फ्लॉट कर सकते थे वो क्या होते, फिल्टरेट हो जाते हैं इजी वे में क्योंकि हल्के होते हैं, और जो डार्क होते हैं वो नीचे जाके सेडिमेंटेशन यानी कि नीचे बैठते हैं, और नीचे बैठते हैं तो वो प्राइमरी स्लग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये यहाँ पर इस तरह की प्रोसीजर हो गई, फिर ये इधर से दूसरे टैंक में जाता है। इसमें क्या है, बड़े बड़े ब्लेड लगे हुए, जैसे आपका मिक्सर है ना तो उसमें ब्लेड लगे रहते हैं, तो बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, और फिर यहाँ पर क्या इसे बोलते हैं एरिसेशन टैंक, ठीक है। एरिसेशन टैंक में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी आपका इससे स्लग आया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, वो यहाँ पर क्या था, दो तरीके का चलता, एक फ्लॉट कर रहा था, एक हैवी था जो नीचे बैठ गया था। अब क्या है, यहाँ पर मिक्स आता है, ना तो वो फ्लॉट कर रहा होता है, वो नीचे बैठता होता है, तो एक मतलब ये कहो कि ग्रुप जैसा आता है वैसा आता है, तो वो क्या होता है, बैक्टीरिया और फंजाई का एक मतलब एक सब्सटेंस बना लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोकस, ठीक है। फ्लोकस बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि हम ना, ये ब्लेड चल रहा है, एरिडेशन टैंक है ना, तो यहाँ पर हम बीओडी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं, मात्रा बढ़ा देते हैं, बीओडी बढ़ा देते हैं, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ये क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, फिल्टर्ड करेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया और आपके फंजाई हैं, तो वो क्या करेंगे कि ये इसमें जो भी आपका जो फ्रेगमेंट हो सकता है उस सबको फ्रेगमेंट कर देगा, और उसके लिए क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बीओडी को बढ़ा देंगे, हम ज्यादा ऑक्सीजन दे दे के क्या करेंगे कि ये जो फंजाई और बैक्टीरिया है ये फ्रेगमेंट करेंगे, और वहां के जितने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो क्या करते हैं, फ्रेगमेंट कर सकते हैं, वो कर लेंगे, और यहाँ पर जो चेंज होगा उसे क्या बोलते हैं, फ्लोकस बोलेंगे, ठीक है। फ्लोकस यहाँ हो गया। अब जब फ्लोकस मेड हो जाता है तो क्या होता है कि आपकी ये बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन डल हो जाएगी, जितना बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन आप बढ़ाओगे उतनी ज्यादा वो फंगस और बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, और जब उनका ग्रो एक लेवल पर पहुंचकर स्टेबल हो जाएगा तो वहां पर आपका ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिरने लगता है, ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिरने लगता है, यानी कि इससे ज्यादा वो उस चीज को, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्रेगमेंट नहीं कर सकते, कौन, बैक्टीरिया और फंजाई। तो वहां पे जो जितना लेवल तक उन्होंने फिल्ट्रेट किया उसे क्या बोलते हैं, फ्लोसस बोलते हैं, ठीक है। अब ये फ्लोसस क्या होगा, यहाँ पर क्या है, जब हम इसे पास कराया था प्राइमरी सेटलिंग टैंक से, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, एक्सीलरेटेड टैंक, यहाँ बड़े बड़े ब्लेडर चल रहे हैं, और हमने क्या किया यहाँ पर बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हाई करा है, हाई किया है, तो बैक्टीरिया और फंजाई के फ्रेगमेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ज्यादा ज्यादा क्या कर रहे हैं, फ्रेगमेंट करने में लगे हुए, वहां उसका ज्यादा प्योर कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ऑक्सीजन कम हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, इसका मतलब कि इन्होंने अपना फ्रेगमेंटेशन का काम कर लिया है, ठीक है। वहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा बचेगा वो क्या होगा, फ्लॉस होगा, इसको हम क्या करेंगे, सेकेंडरी आपका सेटलिंग टैंक में पास करेंगे, सेटलिंग टैंक में पास करेंगे। यहाँ पर ये क्या होगा, धीरे धीरे और भी जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है कि अब ये टैंक में यहाँ हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या है कि हमने यहाँ बीओडी का कर दिया था, अब जो ये फ्लॉसेस यहाँ पर बचा है, जो यहाँ से पास होकर आया है पर सेकेंडरी से, तो ये क्या है आपका क्लीन वाटर को रिलीज करेगा। अब ये क्लीन वाटर को हम वाटर बॉडीज में यानी कि रिवर में, पॉन्ड्स में, उसमें रिलीज कर देंगे, और अगर हमें इसे पीने के लिए यूज करना है तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, आपके टर्जरी सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर कर देंगे। टर्जरी सेटलिंग टैंक यानी कि वहाँ क्लोरिफिकेशन करेंगे, वहां पर क्लोरिफिकेशन वगैरह करके इसको पीने लायक भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर हमें केवल वाटर बॉडी में छोड़ना है तो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक तक का हमारा सीवेज ट्रीटमेंट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से क्लीन वाटर जो होगा वो रिलीज कर देंगे हम, और यहाँ पर क्या है, जितने भी प्रोसेस यहाँ बन के आए हैं वो यहाँ सेडिमेंटेशन देते हैं, किसमें, आप देखो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में दो हो रहा था, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन दोनों हो रहा था, मगर यहाँ पर जो सेकंड सेटलिंग इसमें केवल आपका सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंटेशन में फ्लॉस नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। फिर इस फ्लॉस को क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा मात्रा में, कि जैसे घर में आप दही जमाते हो तो क्या करते हैं, जितना हमारा दूध होता है उतना तो दही नहीं डालते हैं, 1 चम्मच डालते हैं या फिर 2 स्पून डालते हैं, तो ऐसे ही थोड़ा सा फ्लूइड को हम क्या करेंगे, ये एक्सीलरेशन टैंक में डाल देंगे, ताकि यहाँ पर जो
बैक्टीरिया फंजाई है वो अपने काम को और ज्यादा मतलब रनिंग वे में कर पाए। ठीक है, थोड़ा सा जामुन की टाइप पे यहाँ डालेंगे तो ये क्या इनोकुलम हो जाएगा। क्या करेंगे, इनोकुलम करेंगे किसका, फ्लोकस का, जो यहाँ से मेड हुआ उसी का थोड़ा फ्लोकस हो गया, वापस हम क्या करेंगे एरिसन टैंक में रिलीज कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पर बैक्टीरिया और फंजस अपने काम को क्या होंगे और इम्प्रूव करने लगेंगे। फिर यहाँ वाटर बॉडी में बना हो, अब यहाँ से जो रिलीज होके आपका इसमें सेफ होगा। अब इसमें क्या है आपका एनारोबिक स्लग है, ये क्या है एनारोबिक स्लग डाइजेस्ट है, और इसमें क्या है आपका मीथेजोइक ग्रोथ होती है। क्या होती है, मीथेजोइक ग्रोथ है, मीथेजोइक यानी कि बायोगैस। ठीक है, मिथोजिन, अब बायोगैस आगे हम कराएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या फ्लूइड डाइजेस्ट हो जाएंगे, जो भी आपके एनारोबिक स्लग है, ठीक है, वो डाइजेस्ट होके क्या बायो गैस में कन्वर्ट होगी। अब बायोगैस में क्या मेथेन सबसे हाई क्वालिटी में होती है। ठीक है, उसमें सारी गैसेस होती है, बायोगैस मतलब मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, मगर उसमें मेथेन की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। और फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है उसमें, आपका उसमें हाइड्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, और सल्फाइड गैस भी होती है, सब होता है। ठीक है, मगर सबसे ज्यादा क्या होता है, मेथेन होती है। फिर ये करके हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा सीवेज ट्रीटमेंट क्या हुआ, कंप्लीटली हो गया। क्या देखा हमने सीवेज इसमें कि मतलब आपका इस तरह के राउंड शेप में कवर होते हैं, जो कि क्या होते हैं माइक्रो फिल्टर्ड होते हैं, जो कि आपके लार्ज साइज, सेमी लार्ज और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फिल्ट्रेट करते हैं। फिर हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जाते हैं, यहाँ पर दो प्रोसीजर होता है, फिल्ट्रेशन भी होता है, सेडिमेंटेशन भी होता है। इसके बाद ये एटरेशन टैंक में जाता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ा देते हैं, जिससे कि यहाँ पर प्रेजेंट जो फंजाई और बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को तेजी से कन्वर्ट करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे उनको प्यूरिफाइड करने लगेंगे। ठीक है, और जब ये बीओडी का लेवल नीचे हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो फेगमेंटेशन की जो एक्टिविटी थी, जो बैक्टीरिया और जो फंजाई चेंज कर रहे थे ऑर्गेनिक को, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वो क्या है लगभग पूरा हो चुका। तो फिर इसको ट्रांसफर कर देते हैं सेकेंडरी टैंक, सेकेंडरी सेटलमेंट टैंक में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है क्लीन वाटर निकल जाता है, और कुछ फ्लक्स जो सेडिमेंटेशन से नीचे हो जाता है उसका बहुत कम 1/3 पार्ट क्या है वापस से हम क्या करेंगे एडिशन टैंक में कर देंगे। क्योंकि जैसे कि दही जमाने के लिए हम क्या करते हैं दूध में थोड़ा सा डालते हैं, वैसे ही हम यहाँ फ्लक्स को थोड़ा सा डालेंगे, ताकि यहाँ पर प्रेजेंट जो बैक्टीरिया फंजाई वो अपने काम को और ज़्यादा फास्ट वे में कर सके। ठीक है, और इस तरह हमारे यहाँ पर एनारोबिक स्लग भी मिलता है, जो डाइजेस्ट होता है किसमें, मेथोजन ग्रोथ में। और मेथोजन ग्रोथ में क्या होता है मोस्टली बायोगैस, बायोगैस में आपका मेथेन का लेवल जो होता है वो क्या होता है हाई होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह आपका सीवेज ट्रीटमेंट से, अब यहाँ पर अगर ये वाटर बॉडी में रिलीज किया आपने, अगर इसी वाटर बॉडी में रिलीज करने की जगह अगर हमें इसे और भी चीजों में यूज करना है, जैसे फार्मिंग में यूज करना है या पीने के लिए यूज करना, तो ये जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है, ऐसे आपको टर्जरी सेटलिंग टैंक भी होता है, वहां पर रिलीज करेंगे, क्लोरिनेशन वगैरह वहां पर होगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाटर बॉडी में जो रिलीज हुआ इससे भी प्योर वाटर हमको क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा सीवेज ट्रीटमेंट से क्या हुआ कि किस तरह हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटीज वाटर में मिक्स हो गई थी, इसमें बहुत तरीके से होती है, जो आपकी डिग्रेडेबल भी होती है, नॉन डिग्रेडेबल भी होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है फिल्ट्रेशन और आपके इसके प्रोसीजर से क्या होती है एक जगह बैंड हो जाती है। ठीक है, बैंड हो जाती है, और फिर इसके बाद क्या है हमारे नेक्स्ट टैंक में क्या होता है, जहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वहाँ पर क्या है तेजी से बैक्टीरिया और फंजाई जो है कन्वर्जन करते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर को किसमें फ्लक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फ्लक्स जो होता है वो नेक्स्ट सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जाके क्या होता है सेडिमेंटेशन से नीचे बैठ जाता है, जिसकी थोड़ी सी मात्रा हम वापस से एरेशन टैंक में रिलीज करवा देते हैं। और यहाँ पर जो प्योर वाटर आया था, क्लीन वाटर था या प्योर वाटर, उसको हम वाटर बॉडी में क्या करते हैं रिलीज कर देते हैं। अब आगे हमारा जो है क्या बच्चा है बायोगैस, बायो कंट्रोल एजेंट और हमारा बायो फर्टिलाइजर्स। अभी हमारा लास्ट क्या बायोगैस। ठीक है, बायोगैस हमारा क्या होता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, सी मतलब मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, बट इसमें लार्ज क्वांटिटी जो होती है वो मीथेन की होती है। ठीक है, इंडिया में जो बायोगैस है वो जो प्रोग्राम है वो क्या है दो संस्थाएं चला रही, दो इंस्टीट्यूट चला रही है। एक तो आपका IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और दूसरा है आपका KVI। ठीक है, तो आपका क्या खादी। ठीक है, खादी इंस्टीट्यूट, ये आपका दोनों मिलके क्या कर रही है आपका बायोगैस प्रोजेक्ट को
डियरली। तो इसमें क्या होता है, इसको मोस्टली हम गोबर गैस भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, ये डक का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, गोबर में क्या होती है, क्या आपका मीथेन एंड बैक्टीरियम होती है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, मिथेजेंस को रिलीज करते हैं। ठीक है, मिथेजेंस को रिलीज करते हैं और फिर वहां पर क्या होता है, प्लांट बनता है, वहां पर सीक्रेट होता है और कुछ इस तरह का प्लांट होता है आपको, इस तरह कितने 10 से 15 फीट के नीचे रहता है और इस पाइप से क्या ये डाला जाता है, उधर से वेस्ट में आपका क्या गैस रिलीज होता है और आपका क्या होता है कि आपका लाइट भी स्टोर होती है। ठीक है, इस तरह आपका गोबर गैस का या मीथेन गैस का ये प्लांट रहते हैं। फिर इसके बाद आपका आया बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी बोलती है कि मतलब पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि हमें क्या करना है, हमारी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है ही, मगर अब हमने ऑर्गो फार्मिंग यूज कर दी। तो ऑर्गो फार्मिंग में क्या होता है, साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमें क्या करना है कि इंसेक्ट को किल नहीं करना है, केवल उनकी जो इन्फेक्शन है उसको कम कर देना है। ठीक है, जो हमें लॉस कर रहे हैं उसको कम कर देना है, इन्फेक्ट को पूरी तरह नहीं मारा। हम लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं और इंसेक्ट को ही मार देते हैं। तो ये क्या ऑर्गो फार्मिंग क्या बोल रही, उनको मारना नहीं है बल्कि उनके इफेक्ट को कम कर देना। ठीक है, तो पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो क्या इसका बेस होता है, यूज बायो पेस्टिसाइड। ठीक है, यानी कि हम कोई केमिकल यूज नहीं करेंगे, हम अपने जो भी हमारी बायोटिक है उन्हीं चीजों से हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड्स को बनाएंगे। और इसमें आता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि इंसेक्ट वगैरह हैं उनके हम उसको कैसे हम बिना कोई पेस्टिसाइड या केमिकल यूज करके हम उनके इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल दिया है ड्रैगनोफ्लाई। तो ड्रैगनोफ्लाई क्या है, क्या करती है, मॉस्किटो लार्वा को क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर लेती है। तो क्या कर रही है, तो आपका ऑर्गो फार्मिंग वाले साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि ड्रैगनोफ्लाई फील्ड में छोड़ देने का, जिससे कि मॉस्किटो लार्वा वहां डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कोई भी आप केमिकल पेस्टिसाइड ना करके क्या करने का, ड्रैगनोफ्लाइज को वहां पर छोड़ दो और वो क्या करेगी, मॉस्किटो लार्वा को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसी तरह आपका लेडी बग एंड लेडी बग, ये भी जो होती है ना, ये भी क्या करती है कि इंसेक्ट के इफेक्ट्स को कम कर देती है। ठीक है, अब आपका जैसे ट्राइकोडर्मा होता है, इसमें भी एक टॉक्सिन आपका पेस्ट रिलीज होता है, जिससे कि क्या होता है, इंसेक्ट की जो कैपेसिटी होती है ना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि जैसे उसकी गट में ये पॉइजनस सब्सटेंस जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां इफेक्ट देना स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका बैसिलियस थियोनाजिनेसिस। ठीक है, ये क्या है, आपके कॉटन प्लांट में एक बैक्टीरिया रहता है बीटी। ठीक है, इसको क्या है, ये एक टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करता है, जो कि इंसेक्ट उसके इफेक्ट में आते हैं तो क्या होते हैं कि उनकी जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, लो डाउन में हो जाता है। फिर आपका आता है न्यूक्लो पॉलीहेट्रोवायरस। ठीक है, न्यूक्लियोपॉली, जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आपका रिट्रोवायरस पढ़ा है। ठीक है, वैसे ही आपका क्या होता है, ये आपका ब्लूरो वायरस होता है। ब्लूरो वायरस क्या होता है, केवल इंसेक्ट को ही क्या करेगा, किल करेगा। वो मतलब ह्यूमन बीइंग को कुछ और नहीं करता, केवल आर्थ्रोपोडास जो है उनको ही इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियो पॉलीहेट्रोवायरस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लूरो वायरस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने बैक्टीरियोफेज सुना है, रिट्रोवायरस सुना है, वैसे ही आपका क्या होता है, बैकुलो वायरस भी होता है। बैकुलो वायरस क्या होता है कि ऑलरेडी आपके क्या करेगा, केवल आर्थ्रोपोडास में जो इंसेक्ट आते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम में, उन्हीं को इन्फेक्ट करेगा और किसी को ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है। तो इस तरह हमें ये याद रखना है कि ये हमें याद रखना है कि बैकुलो वायरस, क्योंकि हमें रियो वायरस याद है कि कहाँ था, हमारा एचआईवी में था। ठीक है, रियो वायरस, और उधर हमने कहा पैथोजेंस में पढ़ा था। ठीक है, और बैक्टीरियोफेज हम पढ़ते ही है, बैक्टीरिया भी। ठीक है, और ये क्या है, बैकुलो वायरस हमें कहाँ पर, ये हमारे आर्थ्रोपोडास इंसेक्ट को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, फिर हमारा लास्ट है बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इसमें भी आपके बैक्टीरिया, फंजाई, इनकी इंपॉर्टेंट रोल होती है। इसमें बैक्टीरिया है, एनावीना है, नॉन स्टॉक है, ऑक्सीलोरा, ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गा है। ठीक है, ये अपने अपने लेवल पर क्या करते हैं कि आपके बायो फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें राइजोबियम फ्रैंकिया भी आता है। राइजोबियम क्या होता है, सिम्बायोसिस एसोसिएशन को क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसमें लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो रहते हैं। ठीक है, एजोला है, एलोजोला आपका टेरिटोफाइट है। ठीक है, किसमें है, आपका टेरिटोफाइट में आता है। ये क्या होता है, एजोला में भी क्या होता है, एजोल फंगस होता है, जो क्या होता है कि राइस के फील्ड में इसको ग्रो करा देते हैं, तो वहाँ नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा फंगाई है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन माइक्रोराइजा। ठीक है, ये क्या करते हैं कि कुछ
प्लांट को क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिटिव देते हैं और उनसे कुछ लेते हैं। इस तरह ये क्या सिम्बायोसिस को शो करते हैं। अब इसमें पाइनस आता है, पाइनस में क्या है, बुटेलस फंजाई ये लिव करती है, ठीक है, किसमें, आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, ठीक है। आर्जिड जो होता है वो किसके, ग्लोमस फंजाई के साथ ग्रो करता है, ठीक है, इनमें भी आपका एसोसिएशन फॉर्मेट होता है। और आपका आता है टॉलीफाइटोटॉक्सिन या फिर ऑलोसिया, ये भी क्या है, एक तरह से फंगस है जिसको हम क्या कराते हैं, राइस फीड, क्योंकि क्या पानी की खेत, जो राइस के जो खेत होते हैं उसमें काफी दिनों तक पानी भरा रहता है ना, तो वहां पर क्या होता है कि नाइट्रोजन जो लेवल होती है वो, तो इनको ग्रो करा देने से वहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन की लेवल बढ़ जाती है। ऐसे आपको एजोला भी वहाँ करा देंगे तो इसके जो इस रूट में जो रहते हैं एजोलर, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन की क्वांटिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो आज फिर हमारा ये पूरे जो टॉपिक था हमारा क्या था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हमने देखा कि इस टॉपिक के जरिए कैसे हमारे जो माइक्रोब्स हैं हमारे लिए हार्मफुल तो है ही, मगर काफ़ी कुछ उनका यूज़ करके हम टेक्नोलॉजी में अपनी चीज़ों को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर में हमने यूज़ किया तो क्या किया हमने, ऑर्गो फर्टिलाइजर्स बना लिए, बायोपेस्ट बना लिए, ठीक है, बायोपेस्ट, जिससे कि हमारी क्रॉप को भी कोई हार्म नहीं होता है और हमारी जो ग्रोथ होती है क्रॉप की वो भी इंस्टेंटली बढ़ जाती है, ठीक है। और आपका मीथेन, आपका बायोगैस, तो इसमें भी क्या किया हमने, डक्स को यूज़ किया, ठीक है, जो आपके डक केक थे उनको यूज़ किया, और फिर वहाँ पर क्या था, मीथेन गैस की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, वैसे सभी रहता है मगर मीथेन सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अब इस वाले पूरे लेसन में हमने क्या ही देखा कि माइक्रोब्स को डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में देखा, ठीक है, जैसे कि हाउस होल्ड में वो कैसे हमारे लिए यूजफुल है, इंडस्ट्री में कैसे है, अल्कोहल बन रहा है, एंटीबायोटिक बन रही है, और आपके ऑर्गेनिक एसिड्स से, ठीक है। हाउस होल्ड में भी हमने देखा कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट खाने के जो मटेरियल है वो हम क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से रेडी करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया ग्रो करा के हम करते हैं। और फिर इसके बाद आगे हमने क्या देखा कि आपका सीवेज ट्रीटमेंट, तो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या, किस तरह हम अपने सीवेज वेस्ट को प्यूरिफाइड करते हैं, किस तरह वहाँ पर प्राइमरी सेटलमेंट में क्या होता है, सेटलमेंट टैंक होता है, उसमें आपका फिल्ट्रेशन होता है और सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो फ्लॉट करते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लग। फिर इसके बाद वो एरेवेशन टैंक में जाता है, जहाँ पर क्या बड़े बड़े ब्लैडर लगे हुए होते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं हम, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देते हैं, जिससे कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंजाई क्या होते हैं, फ्रेगमेंट की एक्टिविटी को फास्ट करने लगते हैं, और जो वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ होती है वो प्यूरिफाइड होने लगती है। और जब ये प्यूरिफाइड एक लेवल पे पहुँच जाता है, वहाँ पर हमें इंडिकेशन कैसे मिलता है, हमारी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है ना, वो उसका रेट गिर जाता है। जब रेट गिर गया तब हमने समझ लिया कि वहाँ पर प्यूरिफिकेशन हो चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्यूरिफिकेशन जल्दी फास्ट हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मेशन होगा, और जैसे ही आपका ऑक्सीजन का लेवल बीओडी नीचे जाने लगेगा, इसका मतलब है कि वहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम लगभग समाप्त हो चुका है। फिर हमारे सेकेंडरी सेटलेट टैंक में आएगा, जहाँ पर आपका क्या होगा कि वो सेटल होकर सेडिमेंटेशन की फॉर्म से प्योर वाटर निकलेगा, जो को हम वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं। और अगर हमें और भी एग्रीकल्चर वगैरह में यूज़ करना है तो उसको हम थर्ड सेटलिंग टैंक में यूज़ करेंगे, वहाँ पर क्लोरिनेशन और भी डिस्टिलेशन आपका जो एक्टिविटी वो करा के उसे प्योर करेंगे, ठीक है। और इसमें जो फ्लेक्स बना था उसको हम थोड़ा सा फिर से किसमें कर देंगे, एवेस्टर टैंक पे डाल देंगे, जैसे कि आपका थोड़ा सा डालने पे वहाँ पर जो प्रेजेंट बैक्टीरिया और ये फंगाई हैं वो क्या करेंगे, फ्रेगमेंट की कंडीशन को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देते। तो यहाँ पर ऐसा आपका क्या होगा पूरा। अब ये यहाँ पर बायो कंट्रोल एजेंट भी देख लिया हमने कि किस तरह हम अपने एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके हम अपने क्रॉप को भी नुकसान से बचा सकते हैं और अपने सॉइल की फर्टिलिटी को भी बचा सकते हैं, क्योंकि हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो हमारी क्रॉप तो इन्फेक्टिव होती है, उसके साथ हमारी जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो भी डल हो जाती है। मगर हम जब आपका बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तब क्या होता है कि हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है वो भी हमारे क्वांटिटी, और बायो फर्टिलाइजर्स इसमें भी हमारे बैक्टीरिया फंजाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं, आपको सिम्बायोसिस एसोसिएशन से करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया वहाँ प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एजोला है जो एक टेरिडोफाइट है, मगर उसको क्या है राइस फील्ड में करते हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन की क्वांटिटी क्या हो जाती है,
बढ़ा देते। तो इस तरह हमने यहाँ पर पूरा टॉपिक बड़े ही अच्छे से देख लिया है कि किस तरह आपका माइक्रोब्स है जो हमारी लाइफ में ह्यूमन वेलफेयर के लिए किस तरह यूज़फुल हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि उसका यूज़ करने का तरीका हमें आना चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो बहुत होती है बट उसका सही उपयोग करके ही हम उसके रिजल्ट देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि नॉलेज बहुत है मगर हमने उसे सही से डेरिवेट ही नहीं किया, सही से उसे यूज़ ही नहीं किया, तो फिर वो हमें रिजल्ट उतना नहीं मिलता। तो अच्छे रिजल्ट के लिए हमें क्या करना है कि जो भी हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। इस तरह हमारा जो एनसीईआरटी 12th का 8 यूनिट है उसमें आपका पूरा ये आपका क्या था, माइक्रोब्स थे, और आपका क्या था, फूड प्रोडक्शन था, स्टडीज फॉर द इनहेरिसमेंट ऑफ द इनहेरिसमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन, और आपका डिसीज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो इस तरह आपके तीनों टॉपिक यहाँ पर क्या हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं। आपका ये यूनिट जो है वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। तीनों हमने करवा दिए हैं आपके। तो ये यूनिट आपको क्या करना है कि आपका जो ह्यूमन डिसीज़ वाला है वो हेल्थ एंड डिसीज़ वाला, उसमें भी आपको कुछ चीज़ें वैसे ही याद करनी है। तो ये तीनों लेसन के लिए मैं एक ही एडवाइस दूंगी आपको कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए लिखिए, तब कहीं जाकर आपको चीज़ें क्या होगी, अच्छे से समझ पाएंगी और आप अच्छे से उनको आंसर कर पाओगे। क्योंकि आंसर जो पर्टिकुलर है तो वहीं पर जैसे कि आपका लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड क्या है, आपका बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि ये फंजाई से है कि बैक्टीरिया। ब्यूटारिक एसिड है तो ये भी आपका क्या बैक्टीरिया से है, बट सिट्रिक एसिड का नाम आते हैं ये फंगस से है। और कौन सा फंगस है, आपका आपका नाइगर है, ठीक है, एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। और किसमें मोस्टली इसका कमर्शियल यूज विनेगर में करते हैं। ऐसे ही आपका फूड प्रोटेक्शन में भी था, जो आपकी जैसे कि आपका नाम से था कि आपका ये पेस्टिसाइड्स है तो इसका नाम क्या है, स्वर्णिम है, पूसा स्वर्णिम, अपूसा सुब्रा। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी वैरायटी, वीट की कौन सी वैरायटी है, कौन सी डिसीज है, किसके लिए रजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब आप अच्छे से याद करोगे, अच्छे से रीड करोगे, एक ही है कि इन लेसन को रोट लर्निंग करने से पहले आप रिविजन को अच्छे से पढ़ें। कैसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं एक दिन उठाया तो पूरा पेज पूरा लेसन ही पढ़ लिया, नहीं, आपको वन पैरा को 4 या 3 टाइम्स पढ़ना है। जब आप वन पैरा को 3 या 4 टाइम्स आप रीड करोगे तब आपको एनालाइज होगी, तब आप अंडरस्टैंड होगे एक एक लाइन को। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन एक लिखती है मगर वो सप्रेशन पार्ट इतना होता है उसका, एक्सप्लेन करने जाओ तो वो एक लाइन एक पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाती है, ये पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बुक को रीड करना है। क्योंकि इससे आते तो 2 नंबर के क्वेश्चन है कि तीनों ही लेसन से ज़्यादा 4 या 5 मार्क का ही आता है, मगर 4 और 5 मार्क आपकी परसेंटेज को कितना इंक्रीज कर सकता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से इनको पढ़ना है और रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई भी मतलब नहीं है आपके पढ़ने का। सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे का आप रिवाइज नहीं करोगे तो वहीं पर क्या हो जाएगा, आपका जितना आगे पढ़ना है वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। क्यों, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो आगे बढ़ने का तो मतलब तभी होगा जब आप पीछे रिवाइज करोगे। तो आपको जब नेक्स्ट लेसन पढ़ने बैठो तो जब आप नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करो तो उससे पीछे वाला आपको हल्का सा रिवीजन देना है, चाहे भले वो आधे घंटे का दो या 15 मिनट का दो, मगर आप ये जरूर करोगे कि हमने जो अभी वाइंड अप किया है लेसन उसमें हमने क्या क्या मेन पॉइंट को याद रख पाए हैं या क्या कितना हमारा मिस हो गया है। इस तरह की स्टडीज बनाओगे तभी आपको आगे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आगे पढ़ते जा रहे पीछे भूलते जा रहे। क्योंकि चीज़ें क्या है, कंसेप्ट नहीं है बट आपको रोट लर्निंग करनी है कि जो है आपका इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आपका वीट की 2 आपकी फिलिस्पीन और आपका ताइवान, उसकी स्पीसीज पूछ देंगे नाम लेके, और आपका कितना मिलियंस बढ़ा है राइस और वीट, ये सारे के सारे आपके क्या है डेटा आपको A to Z वैसे याद रखने जैसे आपकी बुक में दिए हैं। अपने से आपको 11 मिलियंस है तो उसको 37 मिलियंस नहीं करना है और 15 मिलियंस नहीं करना है। जितना एक्यूरेट डेटा आपकी बुक में है वही एक्यूरेट डेटा आप आंसर में लिखोगे तो आपको फुल मार्क मिलने वाले हैं। अदरवाइज आप अगर ऐसे तो बिना पढ़े भी ये लेसन का लिख दोगे, ठीक है।